मेरी बहुत गरीब घर में शादी हुई थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन दंग रह गई जब अगले दिन ही शोहर हनीमून पर ले गया। रोज अलग अलग महंगे होटल में जाकर रहते। एक दिन होटल से बाहर निकल रहे थे जब मैनेजर बोला, जो काम तुम अपने शोहर के लिए करती हो मेरे लिए करो, मैं माला माल कर दूंगा। ये सुनते रूह लरज गई जब उसने मेरी एक वीडियो दिखाई। मेरी शादी का दूसरा दिन था और मेरा मूड बुरी तरह से खराब था क्योंकि मुंह दिखाई में मुझे मेरी सास और मेरे शौहर ने एक पतली सी अंगूठी दी थी, जिसके बारे में मुझे मुकम्मल यकीन था कि ये नकली ही होगी क्योंकि इन लोगों की इतनी औकात तो नहीं थी कि सोने की अंगूठी लेते। मैं सोच रही थी कि जब मेरी दोस्तें और मेरी कजिन्स वगैरह मुझसे मुंह दिखाई के बारे में पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने तो शुरू से ही बड़े बोल रखे थे कि मैं तो किसी ऐसे घर में शादी करके जाऊंगी जहां पर गाड़ियां होंगी, पैसे की रेल पेल होगी, बड़ा सा आलीशान घर होगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत मुझे इस टूटे फूटे से 2 कमरे के घर में लाकर फेंकेगी। जितनी हसीन और जमील बीवी मेरे रूप में मेरे शौहर को मिल गई थी उसका तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन मैं इस शादी को लेकर खुश नहीं थी क्योंकि मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मुझे तो किसी महल की रानी बनना था, ना कि छोटे से घर की नौकरानी। इसलिए शादी की दूसरी सुबह ही मेरा मिजाज और मेरा मूड इंतहाई खराब था और मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। मेरी सारी जिंदगी सिसकते हुए ही गुजरेगी। अभी मैं इन सोचों में मसरूफ थी कि मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा कि जल्दी करो अपना और मेरा सामान पैक करो, हम हनीमून पर जा रहे हैं। इसकी बात मुझे एक लतीफा लगी और मैं हंसते हुए बोली, भला ये हनीमून वाले चोंचले तो अमीरों के होते हैं, गरीबों के बस की बात कहाँ। मैंने कहा कि आप तो सुबह सुबह ही मजाक करना शुरू हो गए। तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने तुमसे क्यों मजाक करना है, कुछ ही देर में हमने मरी के लिए रवाना होना है, तुम जल्दी से अपने कुछ कपड़े बैग में रख लो, मेरा तो बैग वैसे ही तैयार रहता है। मैं तो उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई कि वो क्या सच था जो मेरी कानों ने सुना है। क्या हम वाकई हनीमून के लिए मरी जा रहे थे और मेरे शौहर के यूं कहने का क्या मतलब था कि इसका बैग तो तैयार रहता है, यानी कि इसका मतलब यही था कि वो पहले भी मरी जाता रहता है। मैंने देखा तो उसने अलमारी से अपना बैग निकाला जिसमें उसके पहले से ही 2-4 जोड़े पड़े हुए थे और उसका शनाख्ती कार्ड वगैरह सब कुछ उसी के अंदर था। मैंने कहा कि मेरा शनाख्ती कार्ड तो अम्मी के घर है। तो मेरा शौहर कहने लगा कि इसकी तुम फिक्र ना करो, मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा है, बस तुम जल्दी से तैयारी करो। वो मुझे ये कहता हुआ बाहर चला गया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी एक बैग में कुछ कपड़े और जरूरी अशिया रखी और हम दोनों बस स्टॉप की जानिब चले गए। मरी पहुंचकर मुझे यकीन आया कि मैं इस ख्वाबों की सरजमीन पर आ चुकी हूँ। लेकिन मैं हैरान थी कि जितने गरीब घर में मेरी शादी हुई है तो हम यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए तो हजारों रुपए चाहिए, इतने पैसे इन लोगों के पास कहाँ से आए। मेरे शौहर ने एक महंगे होटल में कमरा बुक करवाया था और हम लोग सारा दिन घूमते फिरते और शॉपिंग करते रहते थे। इस बीच मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की थी यहाँ पर आने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो वो हर बार मेरी बात टाल जाता और कहता कि तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मजे करवाने लाया हूँ तो तुम वही करो। फिर मैंने भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, ना ही मैंने ज्यादा जोर दिया। मेरे शौहर ने मुझे महंगे कपड़े और जूते दिलवाए, यहाँ तक कि उसने कुछ ही दिनों में मेरी शॉपिंग पर लाखों का खर्चा कर दिया। मेरा हुलिया काफी बदल गया था। मैंने वैसे ही हुलिया बना लिया जिसको बनाने की मैं बरसों से ख्वाहिश रखती थी, मगर पहले गुर्बत और दूसरा अपने घर के माहौल की वजह से मैं कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर पाई। तो मैं अपने सारे अरमान यहाँ पर आकर पूरे कर रही थी। मैंने पैंट शर्ट पहननी शुरू कर दी और गले में छोटा सा मफलर लिया, खूब मेकअप और बालों की जदीद हेयर स्टाइल के साथ ऊंची एड़ी वाले जूते। मुझे अगर कोई देख लेता तो पहचान नहीं पाता कि मैं वही गरीब सी लड़की हूँ। शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरे शौहर को मेरे ऐसे हुलिये पर इतराज हो, मगर उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, बल्कि उल्टा मेरी तारीफ की थी। तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो खासे खुले दिमाग के हैं, ऐसे छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर मुझे अपने शौहर पर फख्र भी था और मैं कहती कि अच्छा हुआ मेरी शादी इससे हो गई, वरना कोई और होता तो कभी मुझे इतनी ऐश करवा ही नहीं सकता था। और इस बात से मुझे हैरानी जरूर थी कि इसके पास इतने पैसे आए कहां से थे, मगर मैंने इस सवाल को पूछना जरूरी नहीं समझा। मेरी शादी अनजान लोगों में हुई थी, हम लोग इन्हें पहले से नहीं जानते थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी और मैं ही सबसे ज्यादा हसीन भी थी। लोग मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे। खानदान में सबकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपनी बहू बनाए, मगर मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया था कि मैं रिश्तेदारों में ब्याह कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि सारे रिश्तेदार हमारी तरह के गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं और मैं एक गरीबी से निकलकर दूसरी गरीबी में हरगिज नहीं जाना चाहती थी। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया था कि मैं किसी गरीब आदमी से शादी नहीं करूंगी। मुझे तो किसी अमीर घर
में ब्याह कर जाना है तो तुम मेरे लिए कोई अमीर रिश्ता तलाश करो। अमीर लोगों को भी आजकल जहेज में बहुत कुछ चाहिए होता है और हम ठहरे गरीब मजदूर लोग, हम लोग लंबा चौड़ा जहेज कैसे बना सकते थे। इसलिए अमीर रिश्ता कोई आता नहीं था और जो गरीब रिश्ते मेरे लिए आते हैं इन्हें मैं मना कर देती थी। और मेरी वजह से मेरी दूसरी बहनों के भी रिश्ते छूट जाते, क्योंकि अम्मा अगर किसी छोटी बहन के लिए भी रिश्ते का कह देती तो वो लोग आकर मुझे ही पसंद कर जाते। और इस बात पर मेरी बहनें मुझसे बहुत चिढ़ती थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी ख्वाहिश किसी अमीर कबीर घराने की बहू बनने की थी तो मैंने गरीब से घर में शादी कैसे कर ली। हुआ कुछ यूं था कि मैंने अपने घर वालों को अपनी एक दोस्त के कजन का बताया था जो काफी अमीर था और मुझसे शादी करना चाहता था। अगरचा मेरे घर वाले तैयार नहीं थे, मगर मैंने जिद करके मना ही लिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी अमीर लड़के से। उस लड़के के घर वाले भी नहीं मान रहे थे कि वो गरीब घर की लड़की को बहू बनाए, मगर अपने बेटे के इसरार पर हमारे घर में आ गए और मंगनी करके चले गए। कुछ अरसे के बाद हम दोनों की जिद पर ही शादी की तारीख भी तय हो गई, मगर ऐन बारात वाले दिन जब मैं दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी तो उसने मुझे कॉल की और बताया कि वो बारात लेकर नहीं आ सकता, वो अपने माँ बाप की बातों में आकर इस मुल्क को छोड़कर जा रहा था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरा सारा खानदान जमा था और बारात नहीं आई। मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती हुई और हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि पता नहीं लड़की की बारात क्यों नहीं आई। पहले तो हमारे घर रिश्ते आते रहते थे, मगर इस वाकये के बाद तो कोई हमारे घर रिश्ता लाना भी पसंद नहीं करता था। मगर फिर न जाने कैसे मेरे शौहर के घर वालों की तरफ से मेरा रिश्ता आ गया और अम्मा अब्बा ने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन हाँ कर दी। मैं चूंकि शर्मिंदा थी कि पहले ही मैं अपने माँ बाप को काफी बेइज्जत करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बार इतराज नहीं किया कि मैं गरीब घर में नहीं चाहूंगी, बल्कि मैंने चुपचाप शादी कर ली। मगर मैं अंदर से खुश नहीं थी कि मैं क्यों गरीब लोगों में आ गई हूँ। और अब शादी के फौरन बाद ही मेरे अपने शौहर के साथ यहाँ मरी आकर घूमना फिरना तो मुझे ख्वाब लग रहा था। हम सुबह ही सुबह होटल से निकल जाते और सारा दिन सड़कों पर घूमते फिरते, तस्वीरें खिंचवाते और एक दूसरे की संगत में हंसते मुस्कुराते, और फिर शाम ढले हम वापस आ जाते। मेरा तो जी नहीं भरता था कि मैं तस्वीरें और वीडियोस ही बनवाती जाऊं और वापस जाकर फिर सबको दिखाऊं। जिस होटल में हम ठहरे थे मैं वहां के एक एक कोने पर और फिर कमरे में आकर भी बेताशा तस्वीरें बनवाती थी। मेरे शौहर ने कभी मुझे किसी काम से नहीं रोका, बल्कि वो हर काम में मेरा साथ देता था। हमें यहाँ पर घूमते फिरते 4 दिन हो चुके थे और मेरा ख्याल था कि शायद हम जाने लगे हैं, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि अपना सामान पैक कर लो। लेकिन जब हम किसी और होटल में गए तो मैं समझ गई कि लगता है अभी यहाँ पर और काम करना पड़ेगा। वहाँ का मैनेजर शायद मेरे शौहर को जानता था। वो हमें देखकर बहुत खुश हुआ, हमें कहने लगा कि मैंने आप लोगों के लिए खास कमरा तैयार करवाया है, आप वहाँ आ जाइए। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उधर तो इन लोगों के हालात इतने खराब हैं, वहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती होगी, और यहाँ मेरा शौहर ऐसे खर्चा कर रहा है जैसे करोड़पति हो। जब अपने शौहर से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि तुम किसी को मत बताना कि मैं इतना अमीर हूँ। मैंने सभी को ये बताया है कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि अमीर लोगों से फिर रिश्तेदार पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि बंदा इन्हें अपनी असलियत बताए ही ना। ये बात तो फिर मुझे भी ठीक ही लगी थी कि अगर कोई अमीर रिश्तेदार हो तो फिर बाकी के रिश्तेदार उससे बेवजह के ताल्लुकात बनाते हैं और हर वक्त पैसे मांगते रहते हैं। उस दिन मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी भी ऐसे ही अमीर लोगों में हो। मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो वो कहने लगा कि यहाँ मरी में मेरे कुछ दोस्त हैं, इनके घर वालों की इनके रिश्ते की तलाश है, अगर कहो तो तुम्हारी बहनों के लिए बात चलाओ। मैंने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने उसी वक्त अपने घर पर फोन किया और इन्हें सारे हालात वगैरह बताए कि देखिए मैं यहाँ पर कितनी खुश हूँ और किस तरह की जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बहनें और मेरे माँ बाप वो मुझे इस तरह मरी में देखकर काफी हैरान हुए थे और मुतासिर भी। मेरे शौहर ने कहा था कि एक शर्त पर तुम्हारी बहनों की शादी यहाँ के लड़कों से हो सकती है कि अगर तुम लोग अपने शहर में इस बात का चर्चा ना करो, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर वो लोग मुझे कहेंगे कि मैं इनकी बेटियों को भी यहाँ बुलाकर इनकी शादियां करवा दूं। मैंने अपने शौहर के कहने के मुताबिक राजदारी से अपनी बहनों को यहाँ पर बुलवा लिया। इनके यहाँ पर आने के तमाम इंतजामात मेरे शौहर ने किए थे। जिन लड़कों से मेरे शौहर ने मुझे मिलवाया था कि इनके साथ तुम्हारी बहनों की शादी की जाएगी, वो वाकई बहुत अमीर थे और यहाँ की एक रईस फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मैं तो अपनी बहनों के लिए बहुत खुश थी कि वो भी यहाँ पर आकर रहने लग जाएंगी। 2 दिनों के बाद इनका सादगी से निकाह कर दिया गया और वो दोनों अपने शौहरों के संग रुखसत हो गई। हम अभी तक उसी होटल में रहते थे और मैनेजर हम दोनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा शौहर यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, इसलिए वो मैनेजर मेरे शौहर से बहुत अच्छे से आगाह है। मैंने अपने शौहर को कहा कि हम भी हमेशा के लिए यहीं पर रह जाते हैं, तो वो कहने लगा कि नहीं, हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते, हमें कुछ दिन बाद वापस जाना होगा। लेकिन
अगर तुम कहोगी तो हम फिर कुछ अरसे के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। उसने वापसी के लिए टिकट करवा ली, जो कि 4 दिन बाद की थी, और मैं चाहती थी कि मैं इन दिनों को अच्छे से गुजार लूं ताकि मेरे पास अच्छी अच्छी यादें जमा हो जाएं। मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि इन दिनों में उसे बहुत ज्यादा काम है, लिहाजा मैं होटल में ही रहूं, और वो सुबह का गया रात को वापस आ जाता था। मैंने नोट किया था कि अब चूंकि मैं अकेली होती हूँ तो वो मैनेजर मुझे अजीब सी नजरों से घूरता रहता है। मुझे उसकी नजरें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती थी कि उसकी नजरों में मेरे लिए क्या था। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि उस घटिया आदमी के साथ मेरा आमना सामना ही ना हो। उस दिन मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर थोड़ा सा घूम फिर आऊं, क्योंकि कमरे में मैं बोर हो रही थी। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, मेरा सामना मैनेजर से हो गया, जो मुझे देखते ही मुस्कुराया और मेरे करीब आने लगा। तो मैं डर कर वहां से भागकर दोबारा अपने कमरे में बंद हो गई। लेकिन मैं कितनी देर तक कमरे में बंद रह सकती थी? मेरा शौहर तो सुबह का गया रात को वापस आता था, और मैं कमरे में सारा दिन बोर हो जाती थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं भी बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर ही आया करूं। लेकिन इस मैनेजर की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया था। अब मैं सोच रही थी कि मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है। मैं उसे साफ साफ बात करूंगी, और अगर इसने मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। थोड़ी देर बाद मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली। अभी मैं होटल से बाहर निकलने ही लगी थी कि मैंने देखा कि वो मैनेजर बिल्कुल सामने बैठा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। वो मेरे करीब आया और कहने लगा कि मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताएं आपको क्या मसला है। लेकिन उसी वक्त न जाने कहां से मेरा शौहर आ गया, और उसे देखकर वो मैनेजर घबरा कर वहां से चला गया। मेरे शौहर ने उसे तो नहीं देखा था, मगर मुझे देखकर वो काफी हैरान हुआ। मुझे कहने लगा कि तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रही हो? तुम्हें तो उस वक्त कमरे में होना चाहिए था। मैंने कहा कि तुम तो सारा दिन बाहर होते हो, तो मैं बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि मार्केट का ही चक्कर लगा लूं। तो वो गुस्से में बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बगैर तुम यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं, तो तुम क्यों बाहर निकली हो? चलो अभी मेरे साथ कमरे में वापस चलो। मैं उसका अंदाज देखकर बहुत हैरान हुई कि उसने मुझसे ऐसे लहजे में कभी बात नहीं की थी, और फिर ये तो काफी खुले दिमाग का बंदा था। तो फिर मेरे अकेले नीचे आने से उसे क्यों इतराज हुआ? कमरे में आकर भी उसने यही कहा कि अगरचा मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, मगर तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। वो शायद कोई सामान वगैरह लेने आया था। कुछ देर के बाद वो अपना छोटा सा बैग लेकर दोबारा बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले मुझे ताकीद करना नहीं भूला कि मैं कमरे में ही रहूं। मेरे शौहर के जाने के कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, और वही मैनेजर इजाजत लेकर अंदर आया। कहने लगा कि मैंने आपसे बात करनी है। उसने कहा कि तुम जो काम अपने शौहर के लिए करती हो, भला इसमें तुम्हें क्या फायदा? सारे पैसे तो तुम्हारा शौहर ले लेता है, तुम वही काम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, हीरे और जवाहरात में तोल दूंगा। मैंने ना समझी और उलझन से उसे देखा कि वो ये क्या बात कर रहा है। मैं क्या काम करती हूँ भला अपने शौहर के लिए? मैं तो कुछ भी इसके लिए नहीं करती। लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बगैर अपनी बात जारी रखी और कहने लगा कि तुम मुझे कल तक सोच कर बता दो। अगर वही काम तुम मेरे लिए करोगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, लेकिन जब तक अपने शौहर के लिए काम करती रहोगी तुम्हें बिल्कुल फायदा नहीं होगा। वो तो ये कहकर चला गया, मगर मुझे अच्छे खासे शक में मुब्तला कर दिया कि आखिर मेरे शौहर ने उसे अपने काम के मुतालिक ऐसा क्या बता रखा है कि ये मुझसे डील ही करने आ गया। मेरे शौहर ने तो मुझे यही कहा था कि इसका यहाँ पर छोटा मोटा सा कारोबार है और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, मरी की चीजों को दूसरे शहरों में भेजता है। तो फिर वो मैनेजर किस काम की बात कर रहा था? काफी देर में सोचती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर थक हार कर मैंने उस बात को अपने जहन से ही निकाल दिया और अपनी बहन को कॉल मिलाने लगी। लेकिन अजीब बात ही, ना तो एक बहन कॉल उठा रही थी और ना ही दूसरी। मैं पिछले 3 दिन से उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता था कि वो भी अपने हनीमून को एंजॉय कर रही थी और मसरूफ है, तभी मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही। मैं यहाँ कमरे में कैद नहीं रह सकती थी। न जाने मेरे शौहर ने मुझ पर कैसी पाबंदी लगा दी थी। 2 दिनों में ही मैं उकता गई थी। आखिर तीसरे दिन मैंने सोचा कि मेरे शौहर को क्या पता चलेगा कि मैं कमरे से बाहर निकली हूँ या नहीं। थोड़ी देर के लिए बाहर ताजा हवा में सांस लेने चली जाती हूँ और आधे घंटे के बाद वापस आ जाऊंगी। यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकली तो वो मैनेजर फिर से मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि तुमने क्या सोचा? फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी डील मंजूर करोगी या नहीं। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। मैं तो अपने शौहर के लिए कुछ भी नहीं करती, बल्कि इसका यहाँ छोटा मोटा सा कारोबार है। मैंने तो कभी सारी जिंदगी में भी काम नहीं किया, तो अब तुम किस काम की उम्मीद रख रहे हो मुझसे? वो कहने लगा कि या तो तुम बहुत ही मासूम हो या फिर मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि तुम्हारे शौहर का क्या काम धंधा है? अगर नहीं मालूम तो फिर तुम इसकी मदद कैसे कर रही हो और क्यों कर रही हो? मैं चकरा कर रह गई और मैंने उसे कहा कि तुम मुझे खुल कर बताओ कि क्या बात कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। कहने लगा कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, उसे देखकर तुम्हें सब समझ
आ जाएगी, लेकिन वो वीडियो मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखा सकता। यहाँ हर तरफ कैमरे हैं और हमारी एक एक हरकत को देखा जा रहा है। तुम ऐसा करो कि होटल की पिछली साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहां आकर वीडियो दिखाता हूँ। मैं इस सारे मामले को लेकर शक में मुब्तला हो गई थी और मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ तो गलत है। मुझे शायद इस मैनेजर की बात मानकर पिछले हिस्से में नहीं जाना चाहिए कि कहीं मेरे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए, मगर मैं अपनी तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गई थी और ये जानना चाहती थी कि मेरे शौहर का ऐसा क्या काम है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी होटल की पिछली तरफ आ गई। 10 मिनट के बाद वो मैनेजर भी आ गया। उसके हाथ में एक मोबाइल था। उसने आते ही एक वीडियो मेरे सामने कर दी और कहने लगा कि ये वीडियो देख लो, फिर तुम्हें मेरी सारी बातों की समझ आ जाएगी। वो वीडियो मैंने देखी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उस वीडियो में तो मेरी बहनें नजर आ रही थी जिनको मैं और मेरा शौहर अपने साथ लेकर एक होटल में दाखिल हो रहे थे। ये तब की बात थी जब हम इन्हें यहाँ पर मरी लेकर आए थे। मैं हैरान हुई और कहा कि ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई है। वो हंसते हुए कहने लगा कि ये मत पूछो कि मेरे पास कहाँ से आई है, ये देखो कि इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि तुम भी अपने शौहर के साथ इस कारोबार में बराबर की शरीक हो। मैं तो चीन ही पड़ी और कहा कि कैसा कारोबार, ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये दोनों तो मेरी बहनें हैं जो इधर आई थी। मैं और मेरा शौहर ही इन्हें लेने गए थे और अपने साथ लेकर एक होटल में आ गए थे। इस वीडियो में तुम्हें कहाँ से कोई कारोबार नजर आ रहा है। मेरी बात सुनकर वो एकदम चौंक गया। उसे शायद मालूम नहीं था कि वो जिन लड़कियों की वीडियो मुझे दिखा रहा था वो मेरी ही बहनें हैं। एकदम उसने मेरे हाथ से अपना मोबाइल खींचा और भागता हुआ वहां से चला गया। तो मैं भी उलझते हुए अपने कमरे में आ गई कि आखिर मुझसे चाहता क्या था, और मुझे तो इसकी किसी बात की समझ नहीं आई थी। रात को कमरे में ही खाना आ जाता था और जब मैं खाना खाकर सो जाती थी पर फिर कहीं जाकर मेरा शौहर वापस आता था। आज जब खाना आया और खाने के लिए जैसे ही मैंने ट्रे से ढक्कन हटाया तो एक कागज पर नजर पड़ते ही मैं चौंक गई। उस कागज को मैंने खोलकर देखा तो उस पर एक ही बात लिखी हुई थी, 1 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगी तो तुम पुलिस के हाथ आ जाओगी। यह तहरीर किसने भेजी थी और क्या ये कोई संगीन मजाक हो रहा था? भला पुलिस होटल पर क्यों आएगी और मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मैंने क्या गलत किया है? मैं तो अपने शौहर के साथ कानूनी तौर पर यहाँ आई थी और कानूनी तौर पर ही इस होटल में रह रही थी। अभी रात के 9 बजे थे और मेरे शौहर की वापसी 12 बजे से पहले नहीं होनी थी। मैंने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की मगर वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। अगर ये बात सच होती तो फिर मैं क्या करती? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि उस वक्त मुझे मेरे शौहर की कॉल आई। वो मुझे कहने लगा कि मैंने तुम्हें अभी अभी एक पैगाम भेजा है, तुम ऐसा करो कि जल्दी से हमारे सारे कागजात और चीजें वगैरह पैक करो और नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने शुक्र का सांस लिया कि मेरे शौहर ने ही भेजा था। मैंने जल्दी से सारी चीजें पैक की और होटल के दरवाजे से बाहर निकलने ही लगी थी कि अचानक मुझे अपने पीछे उस मैनेजर की आवाज सुनाई दी। वो मुझे कह रहा था। मैं बाहर निकलकर जल्दी से गाड़ी में बैठी और मेरा शौहर वहां से गाड़ी भगा कर ले गया। मैंने मशकूक अंदाज में पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस होटल पर छापा पड़ने वाला है? वो कहने लगा कि बस ऐसी खबरें मिल ही जाती हैं। तुम शुक्र अदा करो कि तुम वक्त पर वहां से बाहर निकल आई। मैंने कहा कि मुझे मेरी बहनों के पास मिलाने ले चलो क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रही और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे उनकी फिक्र हो रही है कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मेरा शौहर कहने लगा कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है, तुम इनकी फिक्र ना करो। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इनके शौहरों से बात की है। हमें भी वापसी के लिए निकलना होगा। जब हम दोबारा यहाँ आएंगे तो तुम इनसे मिल लेना। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक हर तरफ से पुलिस के हारन की आवाज आने लगी और एक गाड़ी ने हमारा रास्ता रोक लिया। मेरा शौहर पुलिस की गाड़ी को देखकर डर गया और इसके मुंह से निकला कि इनको मेरे बारे में किसने खबर दे दी। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा कि इनको मैंने तुम्हारे बारे में कॉल करके खबर दी है और मैं बाहर आ गई। पुलिस ने उसे हथकड़ियां पहनाना शुरू कर दी। मेरे सहन में वो मंजर घुमा जब बाहर निकलने से पहले वो मैनेजर कुछ कह रहा था। मैंने मुड़कर उसे देखा तो उस मैनेजर ने मुझे कहा था कि अपने शौहर से मोहतात रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी असलियत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तुम एक मासूम लड़की हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे दूर हो जाओ। और हाँ, सबसे पहले अपनी बहनों को बचाओ। वो शख्स फरार है, वो तुम्हारी बहनों को बेच चुका है। मैं तो सुनकर दंग ही रह गई थी। बाहर निकलते निकलते मैं पुलिस को कॉल कर चुकी थी। तफ्तीश के बाद जो हकाइक सामने आए थे वो ये थे कि मेरा शौहर एक धोखेबाज शख्स था। वो लड़कियों से निकाह करके फिर इन्हें यहाँ बेच देता था। इसके साथ ही लड़कियां मुख्तलिफ बहानों से दूसरे शहरों की लड़कियां घेर कर यहाँ मरी में बुलवाती थी। फिर इन्हें यहाँ अमीर लोगों के पास भिजवा दिया जाता था। मेरे शौहर ने मुझे और मेरी बहनों को बेवकूफ बनाकर इन्हें भी यहाँ बुलवा लिया और इनके साथ भी यही किया। मैनेजर मेरे शौहर के बारे में सब जानता था और उसको ये गलत फहमी थी कि मैं अपने शौहर के साथ मिलकर ये काम करती थी। उसने मुझे अपने साथ काम करने की ऑफर की क्योंकि इनका होटल भी इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। मेरे शौहर ने मुझ पर नजर रखी हुई थी और उसको इसके आदमी ने बताया था कि वो होटल
होटल का मैनेजर मुझे इसके खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए मेरे शौहर ने इससे बदला लेने के लिए इसकी मुखबरी कर दी और इसके होटल पर छापा मरवा दिया, मगर अब वो खुद भी पकड़ा गया था। इसका इरादा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने का था जो वो बाकियों के साथ करता था। वो तो बर वक्त मैंने दिमाग इस्तेमाल किया और पुलिस को कॉल कर ली और बच गई। पुलिस ने छापे मारे थे और सभी मुलविस अफराद को पकड़ कर ले गए थे। मेरी बहनों को भी राहत करवा लिया गया था और हम तीनों को वापस अपने शहर भेज दिया गया। ये सब मेरा ही कसूर था। मुझे शुरू से ही मशकूक हो जाना चाहिए था, मगर मैं नजरअंदाज करती रही और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बहनों की जिंदगी भी खराब की। काश मुझे अमीर बनने का लालच नहीं होता। मेरे लालच की वजह से ये दिन देखने को मिला था। उसको तो उधर ही सजा हो गई थी, मगर मैं यहाँ बहुत कुछ सह रही थी। ताने तंज और लोगों की बातें, वो भी सजा ही थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।